नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूजी की क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में आज आपका यूजी के सिलेबस का टॉपिक है एरेनफेस्ट थ्योरम। एक बहुत ही फेमस थ्योरम है जो आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एरेनफेस्ट थ्योरम। एरेनफेस्ट प्रमेय का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसे हमें पहले समझना है कि वास्तव में होती क्या है। जैसे आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज पढ़े हैं। न्यूटन्स लॉज में आपने देखा कि न्यूटन्स लॉज में जो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको ध्यान होगी जो आप नॉर्मली यूज लेते हैं, जिसमें dr/dt इक्वल टू p/v, अर्थात p इक्वल टू mv जो आपका रिलेशन है p इक्वल टू mv। ओके, तो dr/dt इक्वल टू p/v। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन है तो वहां कहां से जनरेट हुई है, f इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v। यदि कोई कण किसी ऐसे विभव क्षेत्र में गति कर रहा है जो कंजर्वेटिव है, उसमें हम फोर्स को f इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है f इसके अलावा किसके बराबर होता है, f इक्वल टू होता है dp/dt। ये भी आपने पढ़ा है, f जो होता है वो dp/dt होता है, ले लो चलो मोमेंट। यहाँ इन दोनों एक्सप्रेशंस को यदि हम देखें तो यहाँ से dp/dt इक्वल टू आ जाता है माइनस v। इन दोनों एक्सप्रेशंस को यदि हम देखें, इसका वन डायमेंशनल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम जब डिराइव करेंगे तो वन डायमेंशनल फॉर्म को डिराइव करेंगे। तो वन डायमेंशन में क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू px/m, और ये आपको हो जाएगा dpx/dt इक्वल टू माइनस dv/dx। ये आपके x कंपोनेंट मतलब वन डायमेंशनल जो है, एक विमीय जो इक्वेशन है उस प्रकार से। ये तो आपके हैं किसी कण के लिए जो क्लासिकल इक्वेशंस कहलाती हैं। ये कैसी इक्वेशंस कहलाती हैं, क्लासिकल इक्वेशंस। अब ये जो चित्सम्मत समीकरणें हैं उनको यदि हम क्वांटम यांत्रिकी में उपयोग में लाना चाहते हैं तो ये एज इट इज काम नहीं आएंगे, कुछ इसको परिवर्तन करना होता है। वो परिवर्तन जो किया जाता है वो फंडामेंटल के आधार पर किया जाता है कि जैसा हम ये जानते हैं, वैसे नेक्स्ट यूनिट में इसे हम प्रूव भी करेंगे। यदि कोई कण गति कर रहा है, मान लीजिए कि वो m द्रव्यमान का कण है, वो गति कर रहा है, उसके संगत एक तरंग नहीं होकर तरंग समूह माना जाता है। क्या माना जाता है, तरंग समूह माना जाता है। और तरंग समूह जो है वो कई जो तरंगों का होता है वो सुपरपोजिशन से तरंग समूह बनता है, वेव पैकेट बनता है। तो तरंग समूह की जो औसत गति होती है वो चित्सम्मत यांत्रिकी की कण की गति को से सहमति प्रकट करती है। अर्थात जो आपके वेव पैकेट है, तरंग समूह है, वो कण के साथ गति कर रहा है। कण तो गति कर रहा है, मान लीजिए आपके पास में m द्रव्यमान का कण है, वो गति कर रहा है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि इससे संबंधित ये समीकरण। ठीक है, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इस कण के संगत तरंग समूह होता है, तरंग नहीं होती है, तरंग समूह होता है। पहले तरंग मानी गई थी मगर फिजिकली वो सही नहीं था, और बाद में इसको प्रूव किया गया कि तरंग समूह है जो
से गति कर रहा है, तो ये जो समूह वेग की गति होती है, औसत गति, जो औसत वेग होता है, ये कण के वेग के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? कण के वेग के बराबर होता है। इसीलिए जो स्टेटमेंट दिया गया है कि एरेनफेस्ट प्रमेय के अनुसार यदि एक कण गति कर रहा है तो उस कण के संगत तरंग समूह की औसत गति उस कण की गति से सहमति प्रकट करता है, अर्थात उस कण की गति और तरंग समूह की औसत गति समान होती है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर जो क्लासिकल इक्वेशंस हैं, उनको अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज लाना चाहें तो हमें इस कंसेप्ट को इंक्लूड करना है। और इस कंसेप्ट को हम इंक्लूड कैसे कर पाएंगे कि जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किससे रिप्लेस होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। सपोज कर लीजिए कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी r है, तो r किससे रिप्लेस होगा? इससे रिप्लेस होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए p है तो p किससे रिप्लेस होगा? p इससे रिप्लेस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी है x कंपोनेंट में लेंगे तो भी वही बात है। अर्थात जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्या है? फिजिकल जो भी फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास में, जो गतिकीय चर है, दूसरा नाम इसको ले सकते हैं डायनेमिकल वेरिएबल। तो ये किससे रिप्लेस होगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस डायनेमिकल वेरिएबल। इसी प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी किससे रिप्लेस होगी? इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से, मीनिंग दोनों का सेम, ये इससे रिप्लेस होगी, ठीक है। अब अगर इससे रिप्लेस होती तो जो हमारे समीकरण है, जो इक्वेशंस है, वो क्या बन जाएंगी? क्वांटम मैकेनिक्स। अभी तो अपन ने क्या किया था? क्लासिकल मैकेनिक्स में इक्वेशंस को लिखा है। क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू एरेनफेस्ट थ्योरम, क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इक्वेशन इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r equal to similarly second equation dp upon dt equal to minus ठीक है। ये हो गया आपके 3 डायमेंशनल फॉर्म में। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्वांटम मैकेनिक्स में लिखेंगे तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, डायनामिकल वेरिएबल है, उसे उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। अब हमें यदि इसे प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए, चूंकि कोई भी इक्वेशन 3D में प्रूव नहीं होती, उसके 1D जो है एक डायमेंशन में उसकी फॉर्म ली जाती है और सिमिलरली दोनों डायरेक्शन में उसे मानते हुए उसे प्रूव किया जाता है। तो 1 डायमेंशन में फॉर्म क्या हो जाएगी? dx upon dt equal to px upon m, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी आपके dpx upon dt equal to minus dx। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें इन्हें प्रूव करना है। हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले इसे करेंगे और फिर इसको हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी?
एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला क्या हमें यूज लेना है। यहाँ जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूज लेंगे तो हम तरंग फलन को प्रसामान्यीकृत मानेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लेते हुए करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में आपके फॉर्मूले में आपके सिर्फ नॉमिनेटर आता है, डिनोमिनेटर 1 हो जाता है, तो प्रूव करने में इजी हो जाएगा और दोनों तरफ से प्रूव किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपको बुक में उसको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लेते हुए प्रसामान्यीकृत तरंग फलन लेते हुए प्रूव किया, अर्थात आपके वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, वेव फंक्शन जो है वन डायमेंशन अगर आप लेंगे कैसा होगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, सामान्यकृत प्रसामान्यकृत तरंग फलन होता है, ठीक है। और प्रसामान्यकृत तरंग फलन अगर आपके पास में है तो जो आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू की परिभाषा है उसका मैथमेटिकल फॉर्म किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल साई स्टार xt साई xt d2 या d, आपके जो इंटीग्रेशन है 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन है वो अलग अलग नोटेशन में यूज किया जाता है अलग अलग बुक्स में, तो d2 dv dx dy dz, अगर आपके पास में x1 x2 x3 ले लेते हैं तो उस स्थिति में d क्यूब x हो जाता है, इसमें dx1 dx2 dx3, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में x1 x2 x3 एक्सेस ले सकते हैं, किसी भी तरह की तीन इक्वेशन 3 डायमेंशन अगर आप लेते हैं तो उनको वॉल्यूम इंटीग्रल में आप यूज ले सकते हैं। यहाँ देखिए आपके यहाँ पर x क्या होगा, x का आपके ऑपरेटर क्या आता है, यहाँ पे ये आता है x का ऑपरेटर, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की परिभाषा होती है वहां पर जो सेंटर में क्या आता है, इधर आती है फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ क्या आता है उसका ऑपरेटर आता है, अर्थात ऑपरेटर आपको याद होगा तब आप इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से p का ऑपरेटर होगा तो p के लिए आप क्या यूज लेंगे, इंटीग्रल साई स्टार xt p कैप साई xt, तो यहाँ पे p का ऑपरेटर आप पुट करेंगे तो आपके पास में इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड आप इसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या काम लेना है, चूंकि यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है d बटे dt, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन दैट मींस वेव फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वेव फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन काम में लेनी है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए इसे प्रूव करने के लिए। इसको मैं एक बार ऑपरेटर फॉर्म में आपको याद दिलाता हूँ, ये आपने एच साई इक्वल टू ई साई, एच साई इक्वल टू ई साई, ओके। अब यहाँ पर जो इसको वन डायमेंशन में अगर हमें लेना है और वन डायमेंशन में अगर इसको इसे हम ले तो वन डायमेंशन में आपके पास में क्या आ जाएगा, इसको नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड में इसको पहले रखते हैं जिससे इजीली आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आयोडाइज क्रॉस डेल साई इक्वल डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन बाई सेम डेल टू साई प्लस। अब यहाँ से अगर हमें इसे यूज करें, डेल साई इक्वल डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन बाई सेम डेल टू साई प्लस वी साई, आयोटा एच क्रॉस से डिवाइड भी हो गया है, ये आयोटा एच क्रॉस से अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास में एच क्रॉस रह जाएगा और ये ट्वाइस आयोटा एम या ट्वाइस आयोटा एम नॉर्मली या ट्वाइस एम आयोटा जैसा भी आप लेना चाहें, जिस भी फॉर्म में आपको याद रहे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा भी आप एक बार सिमेट्री में आप इसको रखेंगे तो आपको एक्चुअल में जो भी एक सिमेट्री आप लेते हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाती है, आप इजीली उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इजीली लिख भी सकते हैं आयोटा एच क्रॉस।
ये श्रोडिंगर इक्वेशन से आप डेल्टा साई और डेल्टा टी का मान जब हमें आवश्यक होगा इसे प्रूव करने में ले सकते। अब यदि आपने इसको यूज किया है, अब आपके पास में इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये देखिए साई स्टार है, साई है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में इसका मान कितना आ जाएगा। ये चीजें हैं तो इसे प्रूव करने के काम आएंगे। ये क्लियर होनी चाहिए कि इन्हें आपको यूज करना है। ये बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से देखो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, h cos अपॉन 2m आयोटा, चूंकि आयोटा है, del 2 का del 2 साई स्टार हो जाएगा, del 2 साई का माइनस आयोटा तो माइनस हो जाएगा v अपॉन आयोटा h क्रॉस साई स्टार। इस प्रकार से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन और एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन कौन सी, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए इन सब का यूज लेके हम इसे डिराइव करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम इसे सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।